the moon's motions. Like the earth, the moon also has axial and orbital motion. जैसे कि हमें पता है कि अर्थ जो है, अर्थ का एक्सिस होता है, उसके अराउंड वो क्या करता है, रोटेशन करता है अर्थ, और सन के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। उसी तरीके से जो मून होता है उसका एक्सियल एंड ऑर्बिटल मोशन होता है। तो ये ऑर्बिटल मोशन क्या है उसे हम बाद में भी देखने वाले हैं। द मून वाइल रोटेटिंग अराउंड इटसेल्फ रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। कि जैसे हमें पता है कि अर्थ जो है वो अपने अराउंड रोटेट करता है एंड सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसके साथ ही अर्थ जो मून होता है वो अर्थ का सैटेलाइट है, तो मून जो है अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। एज अ रिजल्ट दो द मून डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन इंडिपेंडेंटली। तो इसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि मून डायरेक्टली सन के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता है, लेकिन अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंटली अर्थ के साथ साथ मून भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। Indirectly, it makes revolution around the sun. The time it takes to make one revolution around the earth and one rotation around itself is the same. कि मून जो रिवॉल्यूशन करता है अर्थ के अराउंड, उसके लिए उसे जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसे रोटेशन करने के लिए भी लगता है। जैसे कि अर्थ को रोटेट करने के लिए, रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं, हमें पता है। लेकिन रिवॉल्यूशन करने के लिए जो है यहाँ पे पूरा एक साल लगता है, ऐसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे टाइमिंग चेंज है अर्थ के। लेकिन यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि जो मून होता है उसका रोटेशन एंड अर्थ के अराउंड का रिवॉल्यूशन का टाइमिंग सेम है। दैट इज वाई वी कॉन्स्टेंटली सी वन एंड द सेम साइड ऑफ द मून, जिसके कारण हमें मून की सिर्फ एक ही साइड दिखाई देती है, क्योंकि रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन का टाइमिंग क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्राई दिस। एक एक्टिविटी आपको दी है। कैरी आउट दिस एक्टिविटी ऑन ए प्ले ग्राउंड, सिलेक्ट 3 स्टूडेंट, गिव देम द रोल्स ऑफ द सन, द मून एंड दी अर्थ। कि 3 यहाँ पे आप क्या लोगे, स्टूडेंट्स को लेना है। एक को आप सन बनाओगे, एक को मून एंड एक को अर्थ बनाओगे। मेक द सन स्टैंड इन दी मिडल, सी द टाइटल पेज। कि आपके टाइटल पेज पे ये डायग्राम दिया हुआ है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो टाइटल पेज पे हमें डायग्राम दिया है उसे हम बाद में देखेंगे। पहले जो यहाँ पे हमें दिया है उसको हम रीड करेंगे। ड्रॉ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन। द स्टूडेंट हु हैज़ बीन गिवन द रोल ऑफ द अर्थ शुड रोटेट अराउंड हिमसेल्फ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कि जिसको हमने अर्थ का रोल दिया है वो स्टूडेंट क्या करेगा, वेस्ट टू ईस्ट क्या करेगा, रोटेट होगा। उसके बाद है साइमल्टेनियसली ही शुड रिवॉल्व अराउंड दी स्टूडेंट हु इज दी सन। क्योंकि अर्थ जो है अपने अराउंड तो रोटेट होती है, लेकिन सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, तो वही हमें यहाँ पे दिखाना होगा। अलॉन्ग द ड्रॉन ऑर्बिट इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये होना चाहिए। मेक श्योर दैट द स्टूडेंट हु इज परफॉर्मिंग द रोल ऑफ द मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द वन हु इज एक्टिंग एज द अर्थ। और जो मून है वो रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड। ड्रॉ डायग्राम ऑफ द होल एक्टिविटी इन योर नोटबुक। तो आप ये डायग्राम भी निकाल सकते हो। तो उससे पहले हम वो क्या करेंगे, जो पेज पे टाइटल पेज पे हमें दिया हुआ है उसको देख लेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ऐसे ही आपको 3 स्टूडेंट्स लेने हैं। ये जो स्टूडेंट है ये एज अ सन यहाँ पे रोल करेगा। उसके बाद जो ये ब्लू कलर का आपको दिया है ये है हमारे अर्थ का रोल प्ले करेगा ये स्टूडेंट। और जो यहाँ पे वाइट कलर में, वाइट कलर के कपड़े जो पहने हुए हैं ये स्टूडेंट प्ले करेगा रोल मून का। अभी देखिए किस तरीके से काम होगा कि सन के अराउंड कौन यहाँ पे रिवॉल्व होता है, तो अर्थ। तो ये ऑर्बिट आएगा यहाँ पे अर्थ का, और ये जो ऑर्बिट आपको दिख रहा है ये होगा मून का। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि अर्थ क्या करेगा, रोटेशन भी कंप्लीट करता है, साथ में ही यहाँ पे क्या करेगा, रिवॉल्यूशन करेगा सन के अराउंड। अभी डायरेक्शन हमें देखना है कि वेस्ट टू ईस्ट होना चाहिए। कि ये जो स्टूडेंट होगा ये क्या करेगा, रोटेशन करते करते यहाँ पे रिवॉल्व भी करता जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से। और जब देखिए जब अर्थ भी रिवॉल्व होता है तो उसके साथ साथ उसके अराउंड मून भी क्या होता है, रिवॉल्व होता है। जैसे कि अब यहाँ पे पोजीशन दी है अर्थ की, अगर ये स्टूडेंट यहाँ पे आता है, मीन्स अर्थ अगर हमारी यहाँ पे है, तो फिर जो मून का ऑर्बिट है तो ये अर्थ के अराउंड कुछ इस तरीके से आएगा इलिप्टिकल शेप में। कि मून का जो रिवॉल्यूशन होगा वो अर्थ के अराउंड की, यहाँ पे वो स्टूडेंट होगा या फिर यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा इस तरीके से
अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा और जो अर्थ है वो सन के अराउंड इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो ये डायग्राम आपको इजीली समझ में आ जाएगी। डायग्राम देखिए, आपको इजीली समझ में आएगा सब कुछ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो। जो स्टूडेंट यहाँ पे, इसको यहाँ पे आपको नाम देना है सन, ये जो स्टूडेंट है यहाँ पे आप नाम लिखोगे मून, और ये जो स्टूडेंट है इसको नाम दोगे आप अर्थ। तो आपके नोटबुक में आप क्या करोगे, इजीली ड्रॉ कर सकते। नेक्स्ट आपको दिया है द मून्स ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्यूशन इज ऑल्सो इलिप्टिकल एज दैट ऑफ द अर्थ। जिस तरीके से अर्थ का ऑर्बिट इलिप्टिकल है उसी तरीके से मून का भी रिवॉल्यूशन जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल है। हेंस द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज नॉट द सेम। इलिप्टिकल शेप है, मीन्स पूरी तरीके से राउंड नहीं है, सर्कल नहीं है, तो जो शेप यहाँ पे आएगा वो इलिप्टिकल है, जिसके कारण मून का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द अर्थ वो सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। तो आगे जो डायग्राम है वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरीके से। देखिए ये है हमारा अर्थ, और जो मून का ऑर्बिट है वो इस तरीके से इलिप्टिकल है, पूरी तरीके से राउंड या सर्कल नहीं है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर यहाँ पे मून है तो अर्थ से मून का ये डिस्टेंस, और यहाँ पे अगर मून आता है रिवॉल्व करके, तो यहाँ से जो अर्थ से मून का डिस्टेंस है यहाँ पे आपको डिफरेंसेस समझ में आएंगे कि डिस्टेंस भी आपको दिया है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो कितना डिस्टेंस है, 3,56,000 किलोमीटर, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अबाउट 4,07,000 किलोमीटर इतना आ रहा है। मीन्स डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं। अगर मून यहाँ पे आएगा तो फिर और भी डिस्टेंस कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अर्थ से मून का डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाता है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट होने के कारण जो है डिस्टेंस यहाँ पे वैरी होंगे everywhere along its orbit while revolving. When it is the closest to the earth, it is said to be in perigee, and when it is at the farthest, the position is called apogee. तो देखिए फिर से हम इस डायग्राम को देखेंगे, मून्स पोजीशन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिस्टेंस जो है कम है, तो ऐसे समय में हम क्या कहेंगे कि मून और अर्थ में अगर डिस्टेंस कम है तो कौन से पोजीशन में है, पेरिजी पोजीशन में है। अगर डिस्टेंस अगर यहाँ पे ज़्यादा होता है अर्थ एंड मून के बीच में, तो उस पोजीशन को कहा जाता है कि मून कौन से पोजीशन में है, एपोजी पोजीशन में। तो ये दो जो आपको दिए हुए हैं नेम के वर्ड्स जो है पेरिजी एंड एपोजी, उसको आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा कि डिस्टेंस अगर अर्थ एंड मून के बीच कम है तो कौन सा पोजीशन आएगा, पेरिजी, और अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, मून फार्देस्ट पोजीशन पे है, तो उसे कहा जाता है एपोजी। तो ये दो आपको कंसेप्ट जो है उनको समझना होगा। नेक्स्ट है यू हैव स्टडी द फेजेस ऑफ द मून। जैसे कि 5th स्टैंडर्ड में भी आपने पढ़ा है कि फेजेस ऑफ द मून, जो कि हम लोग कहते हैं कि मून वैक्सेस या फिर वैनिंग जो होता है, फुल मून डे, न्यू मून डे, अमावस्या, पूर्णिमा, जिसे हम कहते हैं कि हर 15 दिन के बाद दिखते हैं, और जो मून के शेप हमें कम ज़्यादा दिखते हैं तो उसे कहा जाता है फेजेस ऑफ द मून। यू नो how it waxes from the new moon day to the full moon day and how it wanes from the full moon to the new moon day। कि हर एक 15 दिन के बाद जो है हम अगर देखेंगे तो मून का शेप हमें कम ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिया हुआ है वैक्सिंग एंड वैनिंग मून फेजेस, कि सनलाइट जहाँ पे मून जो होता है उसके ऊपर अगर पड़ती है और जितना पार्ट इल्यूमिनेट होता है, और हमारे अर्थ से जो पार्ट हमें इल्यूमिनेट दिखता है मून का, तो उतना ही शेप हमें क्या दिखेगा, इल्यूमिनेटेड पार्ट दिखता है। तो वो फेजेस ऑफ द मून हमें हर एक दिन क्या होते हैं, चेंज होते हुए दिखाई देते हैं। वो किस तरीके से, आगे आपके पेज पे आपको एक डायग्राम दिया जिससे अच्छे से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर भी आपको दिया है कि फुल मून डे होता है जहाँ पे हमें पूरी तरीके से मून दिखाई देता है, और जब न्यू मून आता है तो हमें बिल्कुल भी मून नहीं दिखाई देता है, पूरी तरीके से अंधेरा होता है, क्योंकि इल्यूमिनेटेड पार्ट हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखता है, या फिर फुल मून डे को पूरी तरीके से क्यों दिखता है, उसका रीज़न आगे दिया है, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो इस तरीके से फेजेस आपने देखे होंगे कि जो है हमें मून के जो शेप अलग अलग दिखते हैं, इसे ही हम फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। और सी फिगर 2.2 which shows the different phases of the moon. It shows the relative position of the moon on both the quarters, the full moon and the new moon days with respect to the earth and the sun. कि मून की पोजीशन कहाँ पे है, अर्थ एंड सन की पोजीशन कहाँ पे है, इसके ऊपर डिपेंड होता है कि उस दिन हमें जो मून होता है वो कितना पार्ट इल्यूमिनेट दिखेगा और कितना नहीं, या फिर जो फुल मून डे होता है, न्यू मून डे होता है, उसके लिए भी मून की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो आगे के पेज पे अगर हम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको डायग्राम दिया हुआ है कि ये है हमारा सन, यहाँ पे दिया हुआ है अर्थ, और ये जो है मून के पोजिशन दिए हैं अलग अलग हर एक जगह पे। तो उसके कारण क्या क्या रीज़न आते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
वी सी द फेजेस ऑफ द मून इन द स्काई फ्रॉम द अर्थ, दे आर द इल्यूमिनेटेड पोर्शन ऑफ द मून। कि जो फेजेस पहले भी हमने देखा कि फेजेस या फिर जो शेप हमें दिखाई देता है कि हमारी अर्थ से मून का जितना पार्ट इल्यूमिनेटेड होगा, जितना पार्ट चमकता हुआ पोर्शन हमें दिखाई देगा, उतना ही शेप हमें मून का दिखाई देता है। दे बिकम विजिबल ड्यू टू द सन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून। अभी देखिए मून की खुद की लाइट होती है क्या? नहीं। सन एक स्टार है तो सन के पास अपनी खुद की लाइट होती है जो कि हमारे अर्थ को मिलती है, मून को मिलती है, और फिर सनलाइट के कारण मून का जितना पार्ट जो रिफ्लेक्ट होता है सनलाइट, उसके कारण हमें मून इल्यूमिनेट होते हुए दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। While revolving around the earth, the moon is on the opposite side of the sun on a full moon day. अभी हम फुल मून डे के बारे में पहले देखेंगे कि फुल मून डे को क्या होगा कि मून जो होता है एग्जैक्टली अपोजिट होता है सन के। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अगर सन है, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें मून जो दिया है एग्जैक्टली सन के अपोजिट, अर्थ के इस साइड में अगर सन है तो एग्जैक्टली अपोजिट साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे मून दिखाई दे रहा है। तो इस दिन क्या होगा कि फुल मून डे हमें दिखाई देगा, क्योंकि अगर अर्थ के इस पार्ट से अगर हम देखेंगे तो हमें जो सामने वाला जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है मून का, वो दिखाई देगा पूरी तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, फुल मून डे दिखाई देगा। अगर हम न्यू मून डे की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर मून है तो सनलाइट यहाँ से अगर पड़ती है तो इसकी शैडो है इस अपोजिट साइड से अगर हमें दिखेगा, तो अर्थ के इस पार्ट से अगर हम देखेंगे तो हमें पूरी तरीके से मून इल्यूमिनेट होते हुए दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो उस दिन क्या होगा, न्यू मून डे होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे वैक्सिंग मून जो है क्वार्टर डे अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई देगा, अगर ये जो मून का पोजीशन होगा तो यहाँ पे अलग फेज दिखाई देगा, अगर यहाँ पे आता है तो अलग फेज दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है एंगल्स बनते हैं सन, मून एंड अर्थ के बीच में जो एंगल्स बनते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मून के जिस पार्ट पे जहाँ पे लाइट पड़ती है सनलाइट और रिफ्लेक्ट होती है उतना ही पोर्शन हमें दिखाई देता है। इसके कारण जो है हमें न्यू मून डे या फिर फुल मून डे जो है फेजेस होते हैं मून के, वो अलग अलग शेप हमें दिखाई देते हैं। तो यही रीज़न होता है कि जो एंगल्स बनते हैं। अभी एंगल्स किस तरीके से बनेंगे वो भी हम देखेंगे। पहले यहाँ पे रीड करेंगे, दे बिकम विजिबल ड्यू टू द सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मून वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, द मून इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन ऑन ए फुल मून डे, वेयर एज ऑन अ न्यू मून डे इट इज पोजिशन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जैसे हमने देखा ऑन द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर डेज द मून, द अर्थ एंड द सन मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, देखिए कि अगर यहाँ पे इस तरीके से मून का पोजीशन है क्वार्टर डे के दिन, अगर हम देखेंगे तो सन यहाँ पे है, अर्थ यहाँ पर है और मून यहाँ पर, तो कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पे, 90 डिग्री का, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 90 डिग्री का दिखेगा। उसके बाद देखिए मून जो होता है रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करके जब मून यहाँ पे आएगा इस तरीके से, इसका पोजीशन मून का यहाँ पे आएगा, तो फिर कौन सा एंगल बनेगा, तो देखिए सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में दिख रहे हैं, तो फिर कौन सा एंगल बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। तो वो हमें यहाँ पे दिया है कि ये एंगल बनेगा हमारा 180 डिग्री का। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई कि 90 डिग्री जब यहाँ पे मून होगा तो 90 डिग्री, और जहाँ यहाँ पे मून आएगा तो 180 डिग्री का एंगल बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मून यहाँ से रिवॉल्व करके जब इस पोजीशन पे आता है क्वार्टर डे के दिन, तो यहाँ पे हमें मून दिखाई दे रहा है, तो सन, अर्थ एंड मून यहाँ पे आ रहा है। हमने मेजर करना यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो एंगल कौन सा बनेगा, 270 डिग्री का बनेगा। उसके बाद जब फिर से मून यहाँ पे आता है रिवॉल्व करके, ये अगर पोजीशन होता है तो सन, मून एंड अर्थ एक ही लाइन में आते हैं, मीन्स वहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी कि किस तरीके से एंगल फॉर्म होते हैं, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो इसका यही रीज़न होता है कि जो फेजेस ऑफ द मून है वो हमें दिखाई देते हैं। हेंस इन द स्काई इट अपीयर्स सेमी सर्कुलर इन शेप। तो जिस पार्ट, जैसे पहले भी हमने देखा और मैंने कहा कि जिस पोजीशन पे जो है पार्ट, जो मून का जो पार्ट इल्यूमिनेटेड होता हुआ हमें दिखाई देगा उतना ही हमें शेप दिखाई देगा। और हम लोग कह सकते हैं कि आज हमें ये शेप दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सेमी सर्कुलर शेप हमें दिखाई देगा। अगर फुल मून डे है
तो इस तरीके से पूरा पार्ट दिखाई देगा। फिर से हम डायग्राम देखेंगे, यहाँ पे हमें पूरा पार्ट जो है इल्यूमिनेटेड होते हुए दिखेगा अर्थ के सामने का, तो वो दिन होगा फुल मुंडे का। अगर यहाँ पे बीच में सन एंड अर्थ के बीच में आएगा तो यहाँ से सनलाइट आएगी, यहाँ से शैडो आएगी, तो वो पार्ट हमें बिल्कुल भी इल्यूमिनेट होते हुए नहीं दिखाई देगा, तो वो आएगा न्यू मुंडे। अगर वैनिंग ये क्वार्टर डे एंड मैक्सिमून का क्वार्टर डे, यहाँ पे अगर पोजीशन हम देखेंगे तो सनलाइट अलग अलग पार्ट पे पड़ती है, वही पार्ट हमें इल्यूमिनेट होते हुए दिखाई देगा, तो इसके कारण जो है फेजेस ऑफ द मून हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इक्लिप्सेस, जो ग्रहण हम लोग बोलते हैं, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण लगता है, तो वो किस तरीके से लगता है या फिर उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी हम देखेंगे। द ऑर्बिटल पाथ ऑफ द अर्थ एंड दैट ऑफ द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन। जैसे हमने पहले डायग्राम्स देखे थे कि अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, और मून का अपना ऑर्बिट होता है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, तो दोनों के जो ऑर्बिट होते हैं वो सेम प्लेन में नहीं आते हैं। द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट मेक्स एन एंगल ऑफ अबाउट 5 डिग्री विद दैट ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे फिर से डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये है अर्थ का ऑर्बिट, जहाँ पे अर्थ जो है इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा सन के अराउंड, और ये जो ऑर्बिट आपको दिया है ये है मून का ऑर्बिट, कि मून जो है अर्थ के अराउंड क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा। अभी देखिए जो मून का ऑर्बिट है एंड सन का ऑर्बिट है, एक इसमें नहीं आते हैं प्लेन में, तो इनके दोनों के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है यहाँ पे, जो आएगा 5 डिग्री का। तो हर जगह पे जहाँ पर भी अगर यहाँ तक आता है अर्थ रिवॉल्व करके, और ये जो प्लेन है ये है मून का ऑर्बिट एंड ये है हमारे अर्थ का ऑर्बिट, तो इन दोनों के बीच में अगर कहीं पर भी पोजीशन आता है तो इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल फॉर्म होगा, तो 5 डिग्री एंगल फॉर्म होगा हर जगह पे। नेक्स्ट हम देखेंगे, एज अ रिजल्ट द मून इंटरसेक्ट द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट ट्वाइस ड्यूरिंग वन रिवॉल्यूशन। तो वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के टाइम जो है मून 2 टाइम्स इंटरसेक्ट करता है अर्थ के ऑर्बिट को। देखिए ये है अर्थ का ऑर्बिट, और यहाँ पे जब मून रिवॉल्व करके यहाँ पे आएगा तो ये जो जगह है वहाँ पे इंटरसेक्ट होगा 2 ऑर्बिट, और यहाँ से रिवॉल्व करके जब इस जगह पे जाएगा यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, अर्थ का ऑर्बिट एंड मून का ऑर्बिट इंटरसेक्ट होगा इस तरीके से। तो 2 जगह पे ट्वाइस मीन्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से अगर स्टार्ट करेगा तो यहाँ तक आने के लिए कितने टाइम्स इंटरसेक्ट होगा, 2 टाइम्स, ये 1 टाइम एंड ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, on each new moon day the lines joining the earth and the sun and the moon make an angle of 0 degree। जैसे कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि न्यू मुंडे के दिन कौन सा एंगल फॉर्म होगा, इस डायग्राम में हमें समझ में आएगा कि न्यू मुंडे के दिन देखिए मून और सन और अर्थ एक ही लाइन में है, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 0 डिग्री। और नेक्स्ट हमने देखा था फुल मुंडे के दिन ये जो है ये एंगल यहाँ पे फॉर्म होता है 180 डिग्री का, जैसे कि हमने पहले ही ये डिस्कस किया है। इवन सो द सन द अर्थ एंड द मून मे नॉट बी इन वन स्ट्रेट लाइन इन द सेम प्लेन ऑन एवरी फुल मुंडे एंड एवरी न्यू मुंडे। लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं होगा, हर एक न्यू मुंडे पर और फुल मुंडे पर तो वो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं, जिसके कारण जो है इक्लिप्सेस जो होते हैं, चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण कब होते हैं, जब सन मून एंड अर्थ एक ही लाइन में आते हैं तब होते हैं। लेकिन हर एक न्यू मून और हर एक फुल मुंडे पे ये सारी चीज़ें नहीं होती है। इसके लिए तो ग्रहण जो है हर महीने या फिर हर 15 दिन के बाद आते हैं, क्या नहीं, सालों में आते हैं। हेंस इक्लिप्सेस डू नॉट ऑकर ऑन ईच न्यू मून और फुल मुंडे। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे फिगर 2.4 में, however sometimes on a new moon day or a full moon day the 3 fall in one line and are in the same plane। eclipses occur on such occasion eclipses may be solar or lunar। कि जब ऐसे होगा कि जो इस तरीके से एक ही प्लेन में आते हैं और तीनों जो है सन अर्थ और मून एक ही स्ट्रेट लाइन में आते हैं, तो उस टाइम ऐसे होता है कि वो सोलर इक्लिप्स हो सकता है या फिर ल्यूनर इक्लिप्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन चेंज हो गए। अगर अर्थ बीच में आएगा तो ये ल्यूनर इक्लिप्स हो जाएगा, अगर रिवॉल्व करके ये अगर मून यहाँ पे आ जाता है और अर्थ मून और सन एक लाइन में आते हैं तो फिर यहाँ पे हो जाता है सोलर इक्लिप्स। तो यहाँ पे डिपेंड होता है कि मून एंड अर्थ का पोजीशन क्या होगा, जिसके अकॉर्डिंग फिर वो सोलर या फिर लूनर इक्लिप्स होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स कब होता है। इफ़ द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ द शैडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ। कि जिस टाइम मून अगर अर्थ एंड सन के बीच में आ जाता है तो
मून की जो शैडो होती है वो अर्थ के ऊपर गिरती है, जिसके कारण हमें सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। एट सच अ टाइम दिस थ्री सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट्स आर ऑन द सेम प्लेन एंड फॉल इन वन लाइन। जब वो तीनों एक लाइन में होंगे तभी होगा। हेंस द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर द मून शैडो फॉल्स एक्सपीरियंसेस अ सोलर इक्लिप्स। जहाँ पे ये शैडो गिरती है वहाँ पे सोलर इक्लिप्स होता है। आगे डायग्राम दिया है तो उसको भी हम देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। दिस शैडो इज ऑफ टू टाइप्स, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द शैडो इज डार्कर एंड द पेरिफेर इज लाइट। In the area of dark shadow of the earth, the sun becomes completely invisible. This condition is known as total solar eclipse. तो देखिए अब आप क्या करेंगे, डायग्राम देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अर्थ है और ये है सन, दोनों के बीच में जब मून आएगा तब होता है सोलर इक्लिप्स। कैसे होगा देखिए, जब सन की लाइट मून पे गिरती है और मून की जब शैडो अर्थ के ऊपर गिरती है तब हमें क्या दिखाई देगा, ये जो पोर्शन है यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमें पूरा डार्क ही दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ का मून का जो है शैडो इस रीजन पे गिरने वाला है तो वहाँ पे पूरा डार्क दिखाई देगा। सन हमें दिखाई देगा, क्या सन की लाइट हम तक पहुँचेगी क्या, उस रीजन में अर्थ पे सनलाइट नहीं पहुँचती है और मून की जो डार्क यहाँ पे शैडो गिरती है पूरी तरीके से हमें डार्क दिखाई देगा। तो ये होता है सोलर इक्लिप्स। अभी हम देखेंगे इसके भी टाइप्स होते हैं कि टोटल सोलर इक्लिप्स एंड पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहाँ पे दिखेगा। ये शैडो जिस पोर्शन में इस तरीके से गिरती है, ये जो पोर्शन होगा यहाँ पे हमें पॉइंट के जैसे दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया होगा, काफ़ी बड़ा रीजन होगा। तो उस रीजन से क्या होगा, टोटल सोलर इक्लिप्स, मतलब पूरी तरीके से सन वहाँ पे नहीं दिखेगा, पूरी तरीके से डार्क दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से ढका हुआ दिखाई देगा सन, तो वो होगा टोटल सोलर इक्लिप्स। अभी हम देखेंगे एक पॉइंट पे हमें ये शैडो दिखता है तो उसके साइड में जो शैडो दिखती है काफ़ी लाइट होती है, शैडो पूरी तरीके से डार्क नहीं होगी। तो वहाँ पे से भी अगर हम देखेंगे तो इस रीजन से भी हमें क्या दिखाई देगा कि पार्शियल, कि ये जो पार्ट होगा इतना ही ढका हुआ दिखेगा, लेकिन ये जो पार्ट है सन का, ये तो हमें सन की लाइट तो यहाँ पे दिखाई देगी, मीन्स कुछ पार्ट जो है हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इल्यूमिनेट होता हुआ दिखाई देगा, और कुछ जो है डार्क दिखाई देगा, मीन्स पार्शियली। तो यहाँ पे हमें दिखेगा पार्शियली सोलर इक्लिप्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे डार्क शैडो, यहाँ पे टोटली हमें सन ढका हुआ दिखेगा, मीन्स टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, और जो बाकी के जो रीजन होंगे यहाँ से हमें जो है कुछ ही पार्ट सन का दिखाई देगा, तो ये होगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। फिर से हम रीड करेंगे। However, during the same period, at the place where the shadow is lighter, the sun disk appear partially covered. This condition is described as a partial solar eclipse. Total solar eclipse is seen in a very limited region on the earth. क्योंकि ये पॉइंट के जैसे दिख रहा है, मीन्स काफ़ी छोटे से रीजन में दिखेगा, तो उसी रीजन से क्या दिखेगा, हमें टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा। और ये काफ़ी बड़ा रीजन दिख रहा है तो यहाँ से जो है हमें पार्शियली सोलर इक्लिप्स दिखेगा। जैसे कि आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि इस देश में आज सूर्य ग्रहण दिखेगा लेकिन हमारे देश में नहीं दिखेगा, या फिर इतने ही टाइम के लिए दिखाई देगा, क्योंकि अर्थ तो एक जगह पे रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूसली क्या होगी, रोटेट भी होती है एंड रिवॉल्व भी होती है, तो पोजिशन चेंज होता है अर्थ का भी। तो जहाँ पे उस टाइम शैडो गिरेगी वहाँ से ही हमें टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, और जो बाकी का रीजन है वहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। नेक्स्ट है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। तो एन्युलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है देखिए, कि पहले रीड करेंगे तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। समटाइम्स द मून इज इन अपोजी पोजिशन, दिस मीन इट इज एट द फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ। जैसे पहले पेज पे हमने डिस्कस किया था अपोजी एंड पेरिजी पोजिशन, कि पेरिजी में क्या होगा कि मून काफ़ी करीब होता है अर्थ के, एंड अपोजी में काफ़ी दूर होता है। एज ए रिजल्ट द डीप शैडो ऑफ द मून इज कास्ट इन स्पेस एंड डज नॉट रीच द अर्थ। कि जो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे अभी डायग्राम, कि पहले डायग्राम में हमने देखा था कि जो शैडो थी वो डायरेक्टली जो है अर्थ के यहाँ तक पहुँच रही थी, क्योंकि अगर मून अर्थ से काफ़ी पास है तो अगर जिस टाइम मून अर्थ से काफ़ी दूर होगा, अपोजी पोजीशन पे होगा, तो उस टाइम जो है मून की पोजीशन स्पेस में ही रहेगी, वो अर्थ तक नहीं पहुँचती है, जिसके कारण हमें वहाँ पे उस रीजन से क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से सूर्य ग्रहण जो है दिखाई देता है, कि बीच वाला जो पार्ट है पूरी तरीके से डार्क दिखाई देता है और साइड से जो है रिंग हमें इल्यूमिनेटेड होते हुए दिखाई देती है, तो उसे कहा जाता है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। उसके पीछे का रीज़न भी आपको समझ में आया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मून का पोजीशन अर्थ से काफ़ी दूर होता है, जिसके कारण जो शैडो है वो अर्थ तक नहीं पहुँचती है, स्पेस में ही रहेगी, तो जिसके कारण ये जो एग्जैक्टली उसके सामने वाला रीजन होगा तो वहाँ पर हमें एन्युलर सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखेंगे
From a very small region of the earth, only an illuminated edge of the sun disk is seen in the form of a ring. This is called annular eclipse. एनुलर इक्लिप्स इज़ अ रेयर फेनोमिनन कि जब अपोजिट पोजिशन पे आएगा मून तो उसी टाइम में दिखेगा। तो ये काफ़ी ये नेचुरल फेनोमिनन कभी कभी होते हैं। तो इस तरीके से एनुलर सोलर इक्लिप्स वहाँ पे दिखाई देगा। रीज़न भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आपको एक्टिविटी दी है, ट्राई दिस, टेक अ बॉल ऑफ ए क्ले और ए मड एंड कीप इट एट द सेंटर ऑफ ए टेबल। तो आपको एक्टिविटी क्या दी है, इस तरीके से आप क्या करोगे, क्ले या फिर मड लेके उसके ऊपर आपको पेंसिल इस तरीके से फिक्स करनी है और उसके ऊपर आपको एक बॉल को इस तरीके से फिक्स करना है, उसके बीच में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट आपको दिया है, देखिए ये होगा हमारा मून, जो आपको बीच में ये बॉल दिया है ये होगा आपका मून। उसके बाद आपको क्या करना है, और एक बॉल लेना है, बड़ा रबर बॉल, और वो आपको इस तरीके से सामने रखना है। इस बॉल के डिस्टेंस कितना लेना है, 10 to 15 सेंटीमीटर पे रखेंगे फ्रॉम दिस मून एंड लेट दिस लार्जर बॉल बी दी अर्थ। उसके बाद हम करेंगे एक सर्कल, मीन्स जिस तरीके से इक्वेटर होता है अर्थ के ऊपर उसको हम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है नेक्स्ट पेज पे, अलॉन्ग द मिड लाइन ऑफ दिस बॉल टू यूजिंग अ पेंसिल इन द सेंटर लेट दिस बी द इक्वेटर, कि हमने इक्वेटर ड्रॉ कर लिया। कीप द बॉल स्टेडी यूजिंग अ रबर और एक क्लॉथिंग, रिंग के ऊपर रखेंगे या फिर कपड़े के ऊपर, कि बॉल हिलना नहीं चाहिए, स्टेडी रहना चाहिए। Arrange the ball representing the earth and the moon in such a way that the circle drawn on the moon will be in the plane of the equator of the earth. Take a torch, hold it at a distance of about 30 cm from the moon. Direct the light beam on the moon. See figure 2.7. Observe the shadow of the smaller ball on the earth to understand how solar eclipse form. तो इस तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, इस तरीके से बॉल लेंगे, ये होगा हमारा मून और ये होगा हमारा अर्थ, और यहाँ पे जो टॉर्च हम लोग लेने वाले हैं ये होगा हमारा सन, कि सनलाइट जो है इस तरीके से पूरी तरीके से गिरेगी यहाँ पे। तो जहाँ पे जिस पार्ट में ये मून के यहाँ पे गिरती है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड में तो लाइट नहीं जाएगी, तो वहाँ पे शैडो होगा, और ये शैडो इस तरीके से फॉर्म होगा। आप घर पे भी इजीली कर सकते हो। तो जहाँ पे ये पॉइंट बनता है यहाँ पे डार्क हमें दिखाई देगा पूरी तरीके से, तो वहाँ पे हमें टोटल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा। और जो फेंट कलर की या फिर लाइट जो शैडो होती है, ज़्यादा डार्क नहीं है, वहाँ से हमें दिखाई देगा पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो इस एक्टिविटी से भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा।